कह देता हूँ और उसके बाद यहाँ से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा बोलने के लिए कुख्यात भी हूँ, तो आप मुझे संकेत कर दीजिएगा जब आपको लगे कि काफ़ी हो गया है, तो मैं तो मैं वहीं पर अपनी बात रोक दूंगा। तो विषय की जब बात हुई तो मयूर जी ने 2-3 सुझाव दिए। तो ये बोले कि हम सब की आजकल एक बड़ी दुविधा पेरेंटिंग को लेके है, अपने बच्चों को कैसे संभालें। जब मुझसे कोई कहता ना कि पेरेंटिंग की दुविधा है, बच्चों को कैसे संभालें, मुझे बच्चे भी दिमाग में आते हैं कि पेरेंट्स को कैसे संभालें ये। और मैं जनरली बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ इस मामले में, पेरेंट्स के साथ में कम खड़ा होता हूँ। और मुझे मुझे सच में लगता है कि ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पेरेंट्स को है, न कि बच्चों को है। और अभी कोटा में जितनी दुर्घटनाएं हुई, तो वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं राजस्थान सरकार के, जो कोटा में डीएम भी रह चुके हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं चाहता हूँ कि आप भी इस प्रक्रिया में हमारी हेल्प करें बच्चों के लिए। मैंने कहा, जिस दिन कहेंगे मैं आ जाऊँगा, जो कहेंगे मैं कर दूंगा, आप बताइए क्या करना है। बोले, कोटा में बहुत सारे बच्चे हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे आप बात करें। मैंने कहा, एकदम आ जाऊँगा, लेकिन अगर आप मेरी सलाह माने तो उनके पेरेंट्स से बात करवाइए, क्योंकि ये दिक्कत बच्चों की नहीं है, ये दिक्कत पेरेंट्स की है। तो उसके बाद से वो प्रोग्राम बन नहीं पाया, क्योंकि पेरेंट्स को बुलाना भी आसान काम नहीं है। बच्चों को तो घेर घार के आप बिठा सकते हैं, पेरेंट्स को आप कैसे बुलाएं। लेकिन फिर पेरेंट्स की बात होते होते बात हुई कि थोड़ा सा बिजनेस इथिक्स से बात करेंगे, थोड़ा सा सुयश जी की विशेष इच्छा थी कि एम्पैथी पर बात करें, जो आजकल समाज में कम हो रही है। तो अंत में ये हुआ कि सर आप बस आ जाइए, इन्हीं सबका मिला जुला के हलवा बना दीजिएगा, और बेसिकली हम आपको सुनना चाह रहे हैं, और कोई खास टॉपिक से मतलब है नहीं, बस आप आ जाइए और कुछ कुछ बातें अच्छी अच्छी कर लीजिए, बस इतना ही पर्पज़ है। तो फिर मैं उसी इरादे से आया हूँ। तो मैं शुरुआत पेरेंटिंग से कुछ बातों से करूँगा, उसी में एम्पैथी का जिक्र भी कर लेंगे। थोड़ा सा मौका मिला तो मयूर जी का फेवरेट विषय बिजनेस एथिक्स है, मौका मिलेगा तो उसको भी बीच में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्योंकि अध्यापक हूँ और बच्चों से बात ज़्यादा करता हूँ, अक्सर मैं जब क्लास लेता हूँ तो बच्चों की संख्या अच्छी खासी होती है, और ये बहुत चुनौती होती है कि उनको 3 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बिठा के रखना। हमारी क्लासेस में बच्चों को ये छूट है कि वो जब चाहें उठ के जा सकते हैं। मेरी क्लास में विशेष रूप से और भी छूट है, वो सो भी सकते हैं क्लास में, मैं उनको कभी नहीं रोकता हूँ। इतना ही कहता हूँ कि नींद आए तो कोने वाली कुर्सी पर चले जाएं, ताकि दीवार पे सिर लगे तो ज़्यादा चोट ना आए, ऐसे सिर पे झटका आ सकता है। वो मेरी क्लास में खा भी सकते हैं। मैं खुल के बोलता हूँ कि मेरी क्लास में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, खाने का मन करे खाते रहो, नींद आए सो जाओ, उठने का मन करे उठ के चले जाओ, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी क्लास में उठ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, तो ये मेरा फेलियर है, आपका नहीं है, कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो इसी बहाने मुझे फीडबैक भी मिलता रहता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग अपना हरकतें करते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को बहुत शुष्क तरीके से ना बताया जाए, थोड़ा रोचक तरीके से बात की जाए। रोचक तरीके से बात करने का एक ही तरीका है कि आप उनको कहानियों के माध्यम से बताएं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताएं, एनेक्डोट्स इनको हम कहते हैं, घटनाओं के माध्यम से बताएं। और जैसे ही हम घटनाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं अपने आसपास की, तो हमें किसी चीज़ का महत्व और कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आते हैं। मैं जहां से ये बात करना शुरू करना चाहता हूं वो ये है कि पेरेंटिंग के नज़रिए से हमारा समय दुनिया के इतिहास का सबसे मुश्किल समय है। पेरेंटिंग हमेशा मुश्किल रही है। मेरी राय में इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माँ होना है, बाकी सारे काम आसान हैं। माँ बन के अपने बच्चे को पालना इतना मुश्किल काम है। मतलब बाप लोग जाते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, बड़ी बात है, वो भी छोटी बात तो नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है एक छोटे बच्चे के साथ 24 घंटे गुजारना, बिना क्रोधित हुए गुजारना, उसकी हर तरह की जिद, हर तरह की छटपटाहट, बेचैनी को झेलते हुए गुजारना, अपने जो करियर हो सकता था उसको दांव पे लगा के उसकी ज़िंदगी को संवारना। एक छोटा बच्चा एक स्टार्टअप जैसा होता है, क्योंकि जैन समुदाय है इसलिए मैं ऐसी भाषा ज़्यादा बोल रहा हूँ। एक स्टार्टअप जैसा है। आप उस पर 15, 17, 18 साल इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारी पूंजी खर्च करेंगे, समय खर्च करेंगे, तो जाके उसकी वैल्यूएशन बनती है।
और नहीं तो जैसे स्टार्टअप्स फेल होते हैं, 1000 में से एक आधी पास होता है, बहुत सारे स्टार्टअप फेल होते हैं। तो ये परवरिश की दुनिया में भी होता ही है। जब मैंने कुछ घटनाओं की खोज की कि आजकल के चैलेंजेस क्या हैं, तो मैं घटनाएं पढ़ के बहुत घबरा सा गया। फिर मैंने कारणों की खोज की। मैंने देखा कि पिछले केवल 6 महीने की अगर मैं बात करूं या 2-3 साल की बात करूं, तो ये घटना कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को मार ही दिया, किसी भी दौर की तुलना में ज्यादा हो रही है। फिलिसाइड एक शब्द होता है साइकोलॉजी में। फिलिसाइड का मतलब है अपने बच्चे को मार देना। फिलिसाइड जिस गति से हमारे समाज में इस समय है, उतना किसी दौर में नहीं था। आज के ही अखबार में एक खबर मैंने पढ़ी, परसों की खबर है। कर्नाटक का एक जिला है, उत्तरी कन्नड़ बोलते हैं उसको। एक माँ अपने बच्चे से इतनी परेशान हो गई, 6 साल का बच्चा था, ठीक से सुन नहीं सकता था, ठीक से बोल नहीं सकता था, कि अंत में उसने क्या किया, परसों एक नदी में जहां बहुत सारे मगरमच्छ थे, अपने बच्चे को फेंक दिया। और जब खबर मिली प्रशासन को, प्रशासन गए, तब तक बच्चे का मतलब जो डर था वो हो चुका था, उसकी मौत हो गई थी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी क्या बेचैनी हो गई होगी, ऐसा क्या हो गया होगा। फिर मुझे ध्यान है कि आज से करीब 4 महीने पहले गोवा और बेंगलोर के बीच का एक केस बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। एक महिला जो एक एआई स्टार्टअप की फाउंडर थी, सीईओ थी, उसने अपने 4 साल के बच्चे को मार दिया, ऐसा आरोप है, और वो अभी जेल में है। हम सोचते हैं कि हमारे देश में ही हो रहा, नहीं, दुनिया भर में हो रहा है। न्यू जर्सी का एक केस पिछले 20 दिन से काफी पॉपुलर हो गया है। 3 साल पहले एक फादर, न्यू जर्सी अमेरिका में था, 6 साल का बेटा है, थोड़ा मोटा है। अच्छा, पेरेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आप बचपन में खुद प्रतिस्पर्धाओं में लगे रहते हैं, और पेरेंट बन के एक नए किस्म का कंपटीशन हो जाता है। इसका बच्चा पढ़ने में मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छा कैसे हो गया, उसका बच्चा दिखने में मुझसे, मेरे बच्चे से अच्छा कैसे हो गया। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिंदगी भर चलती रहती है। इसलिए पेरेंट होने में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा वैसा होगा नहीं जैसा आप चाहते हैं। हम सब डिजाइनर बेबी चाहते हैं, ऐसा बच्चा लंबा इतना हो, सुंदर इतना हो, इतना स्मार्ट हो, पढ़ने में तो ऐसा हो कि सबको पीछे कर दे, समझदारी में तो अलग ही लेवल का हो, उसके बाद भी आज्ञाकारी इतना हो कि हमेशा पैर ही छूता रहे। ऐसा कॉम्बो है नहीं दुनिया में कहीं भी, और ऐसे कॉम्बो आप भी नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने। जब आप नहीं थे अपने पेरेंट्स के सामने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके बच्चे वैसे कॉम्बो बनेंगे? नहीं बन सकते। तो आपका बच्चा शायद पढ़ने में अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा मोटा होगा, पढ़ने में खराब है लेकिन दिखने में सुंदर है, दिखने में सुंदर हो गया, पढ़ने में भी अच्छा हो गया, पर बदतमीज है। कहीं ना कहीं तो मामला फंसेगा ही। और जब तक मामला घर के अंदर है, मैनेज हो जाता है। जब बाहर जाने लगता है तो बड़ा पेशेंस चाहिए। लोग मजाक बनाएंगे आपके बच्चे का, 10 लोग आपके सामने चिढ़ा के बोलेंगे तुम्हारा बच्चा जो है ना, देखने में भद्दा लगता है। आपका खून जल जाता है उस समय, अहिंसा का विचार हट जाता है उस समय। मन करता है कि अभी तो हिंसा हो ही जाए, बाद में अहिंसा देख लेंगे, ऐसा मन में आता है। स्वाभाविक सी बात है, सबके मन में आता है। तो उस आदमी के साथ जो हुआ न्यू जर्सी में, उसका बच्चा थोड़ा सा मोटा था। बहुत लोगों के बच्चे मोटे होते हैं। अमीर समाजों में ज्यादा है, अमेरिका में ओबेसिटी ज्यादा है, यूरोप में ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि भारतीय समाज में, जैन परिवारों में दिक्कत थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जैन समाज भारत का सबसे अमीर समाज है। तो ये खतरा ज्यादा है, सीधी सी बात है, ये खतरा ज्यादा है, क्योंकि जहां एफ्लुएंस ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा हैं, वहां ये खतरा ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो वो पेरेंट ऐसा था, बाप, एक दिन उसको शायद किसी ने कह दिया होगा तुम्हारा बेटा बहुत मोटा है, उसे गुस्सा आ गया। 6 साल का बेटा, उसने बेटे को पकड़ा कि चलो जिम चलो मेरे साथ। बेटे ने कहा पापा क्यों ले जा रहे हो, लेकिन उस समय उसको बचाने वाली माँ घर में नहीं थी। तो बाप घसीटता वो ले गया जिम उसको, और ट्रेडमिल चलाए कि चलो दौड़ो इस पे। ट्रेडमिल तेज कर दिया, बच्चा पूरी ताकत से दौड़ रहा है लेकिन नहीं दौड़ पा रहा, धम से गिरा नीचे। बाप ने 2 झापड़ मारे, फिर चढ़ाया ट्रेडमिल के ऊपर। 5-6 बार वो गिरा,
और ऐसा गिरा कि उसकी मौत हो गई। और अब 3 साल बाद इस घटना के, लगभग 3 साल हो गए इस बात को, अब केस शुरू हुआ है, उसके फादर जेल में हैं, 30 साल की सजा का प्रस्ताव दिया गया सरकार की ओर से, क्योंकि वहां प्ली बार्गेनिंग होती है कि इतनी सजा ले लो तो केस नहीं चलाएंगे, नहीं तो केस चलाएंगे। तो उसने कहा कि मैं सजा नहीं मानूंगा, तो केस चल रहा है, बाप जेल में। ये घटनाएं इतनी मात्रा में पहले नहीं सुनी जाती थी। पहले किसी माँ का अपने बच्चे को मारना केवल एक स्थिति में होता था कि माँ अविवाहित है, वो ऐसी स्थिति में फंस गई है कि कुछ कर नहीं सकती है, उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल है, तब भी वो मारती नहीं थी, कहीं छोड़ देती थी, भाग जाती थी। ऐसी ये घटना में कबीरदास का इतिहास हम पढ़ते हैं। यहूदियों के जो प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, उनका इतिहास भी ऐसा है। उनकी माँ ने भी उनको इस तरह से एक नदी के पास छोड़ा था, और फिर वहां से जो राज परिवार था उसने उसको अपना लिया था। ये घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका मतलब पेरेंट्स का जो पेशेंस का लेवल है वो दुनिया के इतिहास का सबसे कम इस समय हो चुका है। एक तरफा नहीं है, ये बच्चों की साइड से भी है। अगर आप बच्चों का मनोविज्ञान देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं इस समय। अभी 2-3 महीने पहले बेंगलुरु में घटना घटी है। 14 साल का एक बच्चा, 15 साल का उसका भाई, 2 भाई हैं। 14 साल के बच्चे ने अपने माँ बाप दोनों की हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा बोल्डर उनके ऊपर फेंका, बाप के ऊपर। पिता को मारना चाह रहा था, माँ दुर्भाग्य से, क्योंकि साथ में थी, उसकी मौत हो गई। और फिर पूछा गया कि ऐसा क्यों किया भाई तुमने? उसने जो कहा वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उसने कहा, पिछले कुछ समय से मुझे और मेरे भाई को एलर्जी हुई, उस एलर्जी की वजह से हमारी त्वचा कहीं कहीं जल गई, काली हो गई। और रोज हमारे पापा बोलते थे, मतलब गालियां देते थे कि तुम कितने भद्दे दिखते हो, बदसूरत दिखते हो, क्या करते हो, बदतमीजी करते हो, कुछ गलत काम करते हो, इसलिए ऐसा हो गया है। और उसने पुलिस को बताया कि एक तो मैं खुद परेशान कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और जब मैं घर आता था इस उम्मीद में कि घर पे कम से कम घर पे तो लोग मुझे समझेंगे, वहां तो प्रेम मिलेगा, वहां तो अनकंडीशनल तरीके से मुझसे बात होगी। वहां भी गालियां पड़ती थी, रोज गालियां सुनता था। और एक दिन जब गालियां बहुत ज्यादा हो गई, नहीं झेल पाया, तो मैंने कदम उठाया, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ऐसी घटनाएं, 14 साल का बच्चा है सिर्फ। आप इंटरनेट पे केवल एक चीज सर्च करके देखिए कि ऐसी माताएं या पिता बूढ़े जिनको बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया हो। मैंने यूं ही परसों नेट पर सर्च किया, ओल्ड एज पेरेंट्स हु हैव बीन थ्रोन आउट बाय देयर चिल्ड्रन फ्रॉम द होम। मुझे लगा एक आध घटना सामने आएगी, कुछ पता पढ़ूंगा उसके बारे में। इंटरनेट के कई पेजेस भर गए, घटनाएं खत्म नहीं हो रही थी। और जो मोस्ट रिसेंट घटनाएं थी उनमें से एक थी बंगाल की, एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, 90 साल की है, 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे उन घरों में रहते हैं जो उस महिला के पति ने और उसने मिलकर बनाए थे। और 7 बच्चों ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया, जिस जगह में रहती थी। 12/7 की घटना है। 12/7 एक जगह है बंगाल में, वहां की घटना है। अब माँ घर में है, कैसे निकाले? किराए पर एक टीम को हायर किया, बदमाशों की टीम को। वो आई, माँ को उठाया, रात को लेके गई और कहीं फेंक के आ गए, सिर्फ इसलिए कि इस बुढ़िया का झंझट कौन उठाए। जब ऐसी घटनाएं, आप भी पढ़ते ही होंगे अखबारों में, मैं भी पढ़ता हूं, और जब जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो हमें बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए कि कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। और ये मामला ये कह के टाल देना कि बच्चे आजकल ठीक नहीं हैं, ये पेरेंट्स का सबसे आसान सेफ मैसेज है कि आजकल के बच्चे ठीक नहीं हैं। हमें समझना चाहिए कि ये मामला बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, कि उनसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही कि ऐसी घटनाएं हमारे समाज में ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं भी एक पेरेंट हूँ। पेरेंटिंग पर बोलने का बहुत हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कोई 30 मार का पेरेंट नहीं हूँ। मेरा बच्चा भी बड़ा साधारण सा है, सामान्य सा बच्चा है।
पर मुझे एक बात का सुकून है, मैं उसकी साधारणता को बहुत एंजॉय करता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और जो सबसे अच्छा बाप मुझे लगा पिछले 10-20 साल में इस समाज में, सबसे अच्छा बाप, वो मध्य प्रदेश के सागर में रहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है। 2018 में एक खबर पड़ी, मैं पढ़ के दिन भर खुश रहा उस खबर को पढ़ने के बाद। उसका बच्चा 10वीं क्लास में फेल हो गया। अब हम सबके बच्चे फेल होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, पूरी क्लास में फेल नहीं होता, एक आध सब्जेक्ट में फेल हुआ, कहीं नंबर कम आ गए, ये सब होता ही है हमारे साथ, कौन सी खास बात इसमें है। पर हम सब छिपाने में लग जाते हैं। हम सब बच्चों पर दबाव बना बना के उनको कोटा भेजते हैं, और फिर हम खबरें पढ़ते हैं कि एक साल में 25-30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो दबाव झेल नहीं पाए सफलता का। उस बाप को बड़ी चिंता हो गई कि मेरा बच्चा फेल हुआ है, उसके आसपास के बच्चे चिढ़ाएंगे, उन बच्चों के पेरेंट्स चिढ़ाएंगे, बुलिंग होगी, इस बच्चे पर दबाव ना हो जाए। उसने क्या किया, उसी दिन शाम के समय एक बहुत बड़ी पार्टी दी, सबको बुलाया, एक पार्टी है, बताया नहीं क्यों बुलाया, बच्चे को उसमें बुलाया और सबके सामने बोला, ये पार्टी इसलिए है कि मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, फेल हो गया कोई बात नहीं, मैं एकदम इसके साथ हूं, और ये बच्चा मोटिवेशन के साथ अगले साल आपको पास होकर दिखा देगा, डरने की बात नहीं। और मैं दंग रह गया कि कोई बाप इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना खूबसूरत बाप, कि मेरा बच्चा फेल हो गया, मैं तो इसको भी सेलिब्रेट करूंगा। भाई, मेरे बच्चे ने मेहनत की थी, नहीं रिजल्ट आया तो क्या हो गया, मैं क्यों एक्स्ट्रा वजह बनूं कि उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की, एंग्जाइटी में जाने की। और वो खबर पढ़ के मुझे लगा कि ये तो एक फिल्म बनाने लायक खबर है। आजकल मैं खबरें पढ़ता हूँ तो मुझे वो भी दिमाग में आने लग गया कि फिल्म किसके क्योंकि पिछले कुछ साल मेरा वैसा एक्सपीरियंस भी रहा इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के दौरान। ट्रेनिंग ऐसी हुई कि अब हम खबर पढ़ते सोचते कि फिल्म में कैसे सेट होगा, कैसे फिल्म में ला सकते हैं इस बात को। अच्छी खबरें भी है, लेकिन बुरी खबरों का अनुपात थोड़ा सा बढ़ा है, और तब मैं ये सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या ऐसी वजह है। ये तो बहुत आसान बात है कि मैं कहूँ कि जो बात हमारे ज़माने में थी वो आज के ज़माने में नहीं है। अरे, हमारे ज़माने के बच्चे जैसे होते थे आज के ज़माने के नहीं होते, ये तो बात हर बूढ़ा आदमी बोलता है अपने बच्चों को। आपके पेरेंट्स आपको बोलते थे, अब अपने बच्चों को बोलते होंगे, तो सामान्य बात है। लेकिन हमारी नई पीढ़ी सचमुच एक ऐसे दौर में है जो मानवता के इतिहास में आज तक नहीं आया है, और इसको हम जितना जल्दी समझ लेंगे उतना अच्छा रहेगा। हम जब बच्चे थे, हम स्कूल जाते थे, स्कूल में कुछ गड़बड़ हो भी गई तो स्कूल में बात खत्म हो जाती थी। बहुत हुआ तो पेरेंट्स के पास चिट्ठी आती थी, फिर घर में पिटाई होती थी, उतना ही मामला था। थोड़ा स्कूल में पिटे, थोड़ा घर में पिटे, मामला खत्म, बात खत्म हो गई। स्कूल में आपने कुछ गलती कर दी, 4 लोगों ने चिढ़ाया, थोड़ी बुलिंग हुई, सब लोग हंसे, आपके 2 आंसू निकले, ठीक है, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप पर इम्पैक्ट किसका था? टीचर का था, पेरेंट्स का था, स्कूल के दोस्तों का था, गली के दोस्तों का था, इतनी दुनिया हमारी होती थी। हम खूब खेलते थे स्कूल के बाद, स्वाभाविक था, कुछ और था ही नहीं खेलने के लिए, हम क्या करते, खेलते ही थे। कभी क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेला, सब कुछ खेला, पर खेला, घर से बाहर निकले, खेले हम लोग। जब मेरा स्कूल खत्म हो रहा था उस समय वीडियो गेम्स आनी शुरू हो गई थी। मारियो नाम की एक वीडियो गेम आई थी, जिसका मैं बाद में चैंपियन बन गया था, मैंने ठीक ठाक उसमें अभ्यास किया था। और उसके लिए खेलने के लिए स्पेशल जगह जाना होता था, एक वीडियो गेम शॉप होती थी, घर से पैसे चुराने होते थे या मांगने होते थे, क्योंकि वहाँ पैसे लगते थे, पैसे इतने कहाँ से आएंगे। फिर आप वहाँ खेलेंगे, दीवानों की तरह खेलते रहेंगे, वो शुरू हुआ था। आज के बच्चों की जो हालत है, मुझे क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे भी मिलते हैं, कई बच्चे मेरे पास आके जब अकेले में बात करते हैं तो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो पेरेंट्स हमें नहीं बोल सकते हैं। मुझे उनके पेरेंट्स पे तरस आता है। जो घटना मैं आज तक नहीं भूल पाया, मुझे एक बच्ची ने आज से 15 साल पहले आके क्या कहा, लगभग रोते हुए, कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो उसमें रोने क्या बात है, आईपीएस तो खुश होकर बनो, रो के क्यों बनना है। तो उसने कहा आईपीएस इसलिए बनना है कि आज से कुछ साल पहले गांव में मेरा गैंग रेप हुआ था। अभी मामला सीरियस हो गया, मैं चुप हो गया। मैंने पूछा फिर आपके पेरेंट्स ने क्या एक्शन लिया?
पुलिस में रिपोर्ट की या नहीं की। उसने कहा नहीं, पुलिस तो बात की बात है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को बता नहीं सकती, क्योंकि वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, मेरी ही गलती निकालेंगे। तो मैंने कहा तुमने बताया नहीं पेरेंट्स को? बोले नहीं, ना बताया है ना बता पाऊंगी, आज तक किसी को नहीं बताया है, रोज घुटती हूं अंदर ही अंदर, आज पहली बार आपको बता रही हूं। और आईपीएस इसलिए बनना है कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। और मैं तब से सोचता हूं कि वो कितने अभागे और मूर्ख पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे से ये बात नहीं कर सकते। आपका बच्चा गैंगरेप का शिकार हो गया और उसमें इतनी हिम्मत है कि उस चीज को झेल गया, आपको नहीं बता पा रहा, क्योंकि उसको आप पर इतना भी भरोसा नहीं है कि आप उसकी बात सुन पाएंगे। जितने रेप हमारे समाज में होते हैं उनमें से 95% घर के अंदर होते हैं, घर के मेंबर्स या दूर के रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग करते हैं। और उनमें से शायद 10% से ऊपर की खबर किसी को लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि जब जब कोई बच्ची अपने पेरेंट्स को बोलती है कि ऐसा हुआ है, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तूने गलती की होगी, या छुपा दे, दबा दे बात को, चुप रहे, दूर रहा कर उनसे। हिम्मत नहीं करते कि हिसाब बराबर करें, अपनी बेटी का हक मांगे उस आदमी से, इतनी हिम्मत नहीं करते हैं। ऐसे बुज़दिल समाज में क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और उस लड़की की बात सुन के मैं हिल गया था। यह अलग बात है कि उस लड़की ने बहुत मेहनत की, बाद में आईपीएस बन भी गई। उसके बाद वो क्या कितना कर पाई मुझे नहीं पता, पर मेरा ख्याल है कि जिस जिस ज़िले में वो रहती होगी, कम से कम उस ज़िले की लड़कियां और बेटियां महफूज रहती होंगी। लेकिन वो तो एक अलग बात है, उसने क्या किया अलग बात है। एज पेरेंट्स हम क्या कर रहे हैं ये अलग बात है। और जो मैं अब बताने वाला हूं वो तो और घबराने वाली बात है। आज का समाज, आज की स्थितियां कैसी हैं? हमारे बच्चों की सबसे बड़ी उपलब्धि भी, सबसे बड़ी चिंता भी ये है कि वो इंटरनेट के दौर के पैदाइशी बच्चे हैं। हमारी जनरेशन वो है जिसने सारे चेंजेस को देखा। हम लोग दुनिया के सबसे रोचक जनरेशन के लोग हैं, जो मेरी जैसी उम्र के लोग हैं, 40-50। मैं 50 का हूँ, आप तो 40-30 के लग रहे हैं देखने में। तो मतलब जो 40-50-55 की उम्र के लोग हैं, इतनी इंटरेस्टिंग जनरेशन इस दुनिया के इतिहास में कोई नहीं है जितनी हमारी है। हम जब पैदा हुए तो टेलीविज़न आने वाला था। टेलीविज़न हमारे दौर में 1975 में पैदा हुआ भारत में। टेलीविज़न से लेकर फिर कलर टीवी, फिर वीसीआर, वीसीपी, वहाँ से होते होते फ़ोन जिसमें घुमा घुमा के फ़ोन करना पड़ता था, फिर थोड़े अच्छे फ़ोन होने लगे, वायरलेस होने लगे। मोबाइल फ़ोन पहली बार जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग 16 रुपये पर मिनट हुआ करती थी। वो ऐसे फ़ोन बटन वाले जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, ऐसे फ़ोन हुआ करते थे। कितने साल के बाद पहली बार स्मार्टफोन आने शुरू हुए, फिर पता लगा कि फेसबुक भी कुछ होता है, फिर पता लगा व्हाट्सएप भी कुछ होता है, फिर पता लगा कि रोबोटिक्स भी होने लग गया है, फिर पता लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होने लगी है। और आज हम उस बिंदु पर आ चुके हैं, मुश्किल से 2 साल की बात है, मशीनें अंतिम रूप से इंसान को हराने वाली हैं, हर मामले में हराने वाली हैं। जो जो खुश फहमी हम सबको हैं वो सब खत्म होने वाली बहुत जल्दी, मैक्सिमम 2 साल का समय है। अभी एआई आ गई है। जिस दिन एजीआई ठीक से आ गई, एजीआई का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और एआई की दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर सैम ऑल्टमैन ने कल ही एक इंटरव्यू दिया, कल या परसों में, और कहा है कि चैट जीपीटी 4, जिसको आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि कमाल हो गया है, वो अगले 2 साल बाद हास्यास्पद मानी जाएगी। वो प्रिमिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी है, इतनी हास्यास्पद मानी जाएगी कि इतना भद्दा काम भी क्या हमने किया था कभी। और आज हम चैट जीपीटी को देख के दंग रह जाते हैं। कुछ भी करना हो, फोटो बनानी हो, वीडियो बनाना हो, रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, आप चैट जीपीटी को ठीक से प्रॉम्प्ट दीजिए। मतलब मैंने कई बार ऐसा करके देखा,
एक विषय पे रिसर्च करनी है, पहले मुझे दिन भर लगता था 24 घंटे रिसर्च करने में, अब 24 सेकंड लगते हैं। वो सब कुछ करके देता है। और आज से 2 साल बाद ये प्रिमिटिव होने वाला है, आदिम होने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। इस दौर में जो बच्चे पैदा हुए, जिनको जेन जी और पता नहीं क्या क्या आजकल हम बोलते हैं, जनरेशन जी है, जनरेशन वाई है, हर 5-7 साल में चेंज हो रही जनरेशन आजकल। ये किस दौर के बच्चे हैं? ये पैदा होते हैं, जैसी माँ थोड़ी परेशान है, बाप परेशान है, खट से उसको मोबाइल फोन दे दिया, ये टेलीविजन पे लगा दिया कोई अच्छा सा टीवी चैनल जिसपे वो सब आ रहा है, राइम्स आ रही है, अच्छी अच्छी वीडियो के साथ आ रही है, कार्टून फिल्म आ रही है, और बच्चे को पता लग गया कि एक मेरा बाप है, एक मेरी माँ है, और एक इन दोनों से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और है, ये बड़ा सा, इस पर हमेशा बढ़िया चीज़ें आती हैं, ये तो कभी कभी गुस्सा करते हैं, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो टीवी पे ज़्यादा उसको मज़ा आने लगता है। अब रात को सो रहे हैं, वहाँ तो टीवी भी नहीं है, तो फिर फ़ोन दे दिया, फिर बच्चा फ़ोन में। कई बच्चे आजकल ऐसे हैं जो किताब जब पहली बार देखते हैं, किताब पे ऐसे ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जिस दौर के बच्चे हैं उनको अखबार पे, किताब पे, इतना ही नहीं, दीवार पे ऐसे करने लग जाते हैं, टेबल पे ऐसे करते हैं कि बड़ी क्यों नहीं हो रही टेबल, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, उसी दौर के बच्चे हैं। ये तो मज़े की बात है कि अच्छा फ़ोन है, माँ की चिंता कम, बाप की चिंता कम हो गई, फ़ोन दिया, हम मस्त हो गए। लेकिन साथ में और क्या क्या आता है? इन बच्चों का खेलने का मन नहीं करता, क्योंकि इनके पास खेल से ज़्यादा रोचक चीज़ें हैं।